निकलेगा न हमनसी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा अपने से ही निकलेगा, ए जमी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज फिजिक्स गाइडलाइन के मेरे यूट्यूब चैनल में आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीकरण से एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी टॉपिक, और वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीकरण का नियम। तो फैराडे की विद्युत चुंबकीकरण के नियम विद्यार्थियों दो हैं। फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर, आपने इसके बारे में पहले अपने किताब में पढ़ा होगा, फैराडे अपने प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीकरण से संबंधित उन्होंने दो नियम बनाए थे। अब आपके तो मालूम है ना कि विद्युत चुंबकीकरण क्या होता है, फिर भी एक मैं बता देता हूँ कि जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि वो कुंडली बंद हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्यार्थी इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर ही उन्होंने दो नियम बनाए थे जिनको हम क्रमशः फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम को। ये नियम को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो आपको नोट्स बनाने के लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। और इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं और इसका प्रभाव या इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। मतलब जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी समाप्त हो जाता है। अब इसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक दंड चुंबक लिया है और एक कुंडली लिया है, और कुंडली में जो धारा प्रेरित होती है, धारा उत्पन्न होती है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक धारा मापी जी लगा देते हैं उपस्थिति पता लगाने के लिए। क्या है कि जब हम इस चुंबक के एन ध्रुव को जब कुंडली के पास लाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा इस कुंडली में एक तरफ होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, और जिससे धारामापी क्या होता है, विक्षेप होता है। हम समझ जाते हैं कि धारामापी में अगर विक्षेप हो रहा है, संकेतक हिल रहा है तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार विद्यार्थियों जब हम इस चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है और पुनः इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिससे धारामापी में विक्षेप होता है। लेकिन अब इस विक्षेप की दिशा पहले उत्पन्न विक्षेप से विपरीत होती है, अर्थात इसमें धारा प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब हम इस चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो भी इस धारामापी विक्षेप होता है, मतलब इसमें कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब हम इस चुंबक और कुंडली को दोनों को हम पास लाते हैं तो भी इस धारामापी में क्या होता है, विक्षेप होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। और जब हम चुंबक और कुंडली को स्थिर रख देते हैं तो धारामापी विक्षेप होना बंद हो जाता है, असल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब क्या है कि जब तक इन दोनों के बीच में गति होती रहती है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होते रहता है और इसमें धारा प्रवाहित होते रहती है। और जैसे हम दोनों को स्थिर रख देते हैं तो इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है और धारा प्रवाह भी बंद हो जाता है। और इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर जो है हमारा जो डायनमो होता है, जनरेटर जो होता है, वो कार्य करता है। तो विद्यार्थियों ये तो हो जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या होता है इसको हम समझते हैं, और ये आपको थोड़ा सा गणितीय रूप में है। तो अब हम लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ विद्यार्थियों, और अब हम लेते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम।
तो यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीकरण द्वितीय नियम क्या है? देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीकरण भी आपकी स्क्रीन पर लिखा रहा है, ध्यान देंगे कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीकरण के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ध्यान देंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीकरण के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हमको व्याख्या करनी है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतने ही अधिक उत्पन्न होगा। इसकी व्याख्या करने के लिए हम करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं हम उसको बोर्ड में आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, नोट्स के रूप में आप नोट कर सकते हैं। यदि हम इसकी व्याख्या करें विद्यार्थियों, फैराडे की विद्युत चुंबकीकरण की द्वितीय नियम की व्याख्या करें, तो जैसे मान लीजिए कि माना कि किसी क्षण, मैं लिख देता हूं, आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। माना कि किसी क्षण परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स फाई1 हो, इस प्रकार से फाई1 हो या फाई1 है, तथा t सेकेंड पश्चात या t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स फाई2 हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई2 हो जाता है, ये फाई2 हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो ये आप निकालेंगे परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन दर, तो यहां लिख सकते हैं फाई2 माइनस फाई1 अपॉन टी, ये जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी। अब मान लेते हैं अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो, हम स्मॉल ई ले रहे हैं, आप चाहे तो कैपिटल E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई हो, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीकरण के द्वितीय नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि E अनुक्रमानुपाती फाई2 माइनस फाई1 अपॉन टी, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। अब विद्यार्थियों क्या है, जब किसी भी समीकरण से हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियत राशि आता है जिसका मान हर जगह बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं नियतांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर माइनस के, अब माइनस क्या है इसमें समझाऊंगा क्यों आया है, तो फाई2 माइनस फाई1 अपॉन टी, ठीक है विद्यार्थी। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, जहां के एक नियतांक है, नियत राशि जिसका मान सामान्यतः m किस पद्धति हो या ऐसा पद्धति हो उसमें 1 होता है। तो अगर हम k को 1 लें, जहां मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां k एक अनुपातिक नियतांक है, यहां पर k क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान, ठीक है विद्यार्थी, यहां पर देखिए, जिसका मान एम केस पद्धति या ऐसा पद्धति में 1 होता है, जिसका मान मैं यहां ले रहा हूं, तो ध्यान देंगे, जिसका मान एम के एस पद्धति में
1 होता है, k बराबर 1 होता है, इस वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यदि आप यहाँ पर k के मान यदि आप समीकरण 1 में 1 रखेंगे तो समीकरण 1 कैसा होगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप शायद नोट कर लिए होंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसके नीचे वाले जो टॉपिक आएगा उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, तो अतः समीकरण 1 में ध्यान देंगे, अतः समीकरण 1 में k बराबर 1 रखें तो ये जो समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e बराबर -φ2 -φ1 अपॉन t। यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो ऋण चिन्ह जो होता है यह प्रतिष्ठित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये आप लेंज के नियम में पढ़ेंगे। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का ये जो है गणितीय रूप है। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो हम समीकरण 2 को कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थी? देखिए, तो हम समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, आप पूरा इसको नोट कर लिए होंगे। तो समीकरण 2 को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से। और यदि ये मान लेते हैं कि यदि अल्प समय dt में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो, तो हम यहाँ पर इसको जैसे आप समीकरण नंबर 3 देते हैं तो समीकरण 3 से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं E बराबर -डी फाई अपॉन डी टी। और सबसे ज्यादा प्रयोग हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं कि फैराडे की, हम जानते हैं कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से क्या होता है? E बराबर -डी फाई अपॉन डी टी। तो विद्यार्थियों ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या। और विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है ये परीक्षा में सामान्यतः 3 नंबर के प्रश्न में आते हैं। हालांकि अभी नए सिलेबस में इस चैप्टर से अभी आप देखेंगे ब्लूप्रिंट में, तो इस चैप्टर से इकाई मतलब अध्याय 5, 6 और 7 इन दोनों से मिला के 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। इस स्थिति में ये जो 4 नंबर का भी आ सकता है और केवल नियम पूछेंगे तो 2 नंबर का भी आ सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको तैयारी करिएगा। वो किसी भी नंबर में आए, 4 नंबर में आए तो 4 नंबर लिख सकते हैं, 2 नंबर में आता है 2 नंबर लिख सकते हैं। और आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये परीक्षा के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए। और विद्यार्थियों देखिए, आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और आप इसको चाहें तो नोट से भी बना सकते हैं। आप एक 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और 12th क्लास के विद्यार्थियों का एक टर्निंग पॉइंट 12th क्लास होता है। और आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका ये जो नंबर है, आपके परीक्षा का नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति धैर्य से
और मेहनत से किसी चीज़ को पाना चाहता है ना, तो उसका मंजिल अवश्य मिलता है। तो विद्यार्थियों, इसी आशीर्वाद के साथ आप अच्छे नंबर से पास हो, उत्तीर्ण हो। इसी आशीर्वाद के साथ हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर से एक नया वीडियो लेकर हम आएंगे। और यदि आपको एक निवेदन से के साथ मैं कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करिएगा। और आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित होंगे इस चैनल में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।